मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की इस लाइव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डीएन मिश्रा आपको आज ज्योमेट्री का फाइनल पार्ट लेकर के चल रहा हूं और पहले ही बताया गया था कि हम ज्योमेट्री के 3 लेक्चर लेंगे जिसमें आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स के इस पार्ट में आप पहले जानिए कि मैंने आपको पढ़ाया था पॉलीगॉनल्स। फिर पॉलीगॉनल्स में आपको बताया गया था कि कैसे विभिन्न जो पॉलीगॉनल्स होंगे, ट्रायंगल या रेक्टेंगल या स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल या पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, इन सब में कैसे इंटरनल एंगल्स का सम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये बताया था। फिर हमने आपको बताया था कि कैसे हम किसी भी त्रिभुज में उसके कैसे 5 केंद्र बिंदु होते हैं। इसमें हमने आपको डिस्कस किया था सेंट्रॉयड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, आर्थो सेंटर और स्ट्राइड सेंटर। फिर हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में लेकर गए और उसमें बताया कि ट्रायंगल्स को 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। उसमें आपको हमने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स मैंने आपको बताया था कि दे आर ऑफ 3 टाइप्स। वन ऑफ देम इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, अदर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड थर्ड वन इज स्केलिन ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये तीनों हमारे हो चुके थे। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स दे आर एक्यूट एंगल, न्यूनकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मीन्स अधिक कोण त्रिभुज। पिछली बार एक सवाल पूछा गया था और ये सवाल जो है पीसीएस में था। उस सवाल की तरफ हम पहुंच रहे हैं और देखते हैं कि सवाल कैसा था और क्या उसमें गुणवत्ता है। ठीक है, तो आप सभी को नमस्कार। आइए चलते हैं। हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग क्लास को एंजॉय करेंगे अच्छे से। देखते हैं कितने लोग जुड़ गए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, हमें आशा है कि जुड़ चुके होंगे। आप सभी का स्वागत है। अभी बहुत कम लोग जुड़े हैं, फिर भी नॉट ए ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होम आई एक्सपेक्ट, जिनकी हम आशा करते हैं कि कम से कम इतने लोग जुड़े होंगे। और कल की बहुत ही धुआंधार क्लास होगी। आपको पता, कल मेरी 3 घंटे की क्लास है लगातार। कल 3 बजे से 6 बजे तक लगातार क्लास है, जिसमें हम आपको कल पढ़ाएंगे। पूरा डिसीजन मेकिंग खत्म होगा, कम्युनिकेशन स्किल खत्म होगा, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आप लोग भी आइएगा। ठीक है, अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। वैसे क्वालिटी 360p तो आ रहा है, अगर आप इसको बढ़ाना चाहें 480p कर लें, बेहतरीन हो जाएगा। नमस्कार अभिषेक पांडे, हिमांशु जी, शुभम तिवारी, अतुल कुमार, सिट्टू यादव, दुर्गेश एंड विनीश श्रीवास्तव, आप सभी को नमस्कार। आओ बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लासेस। कहीं भी प्रॉब्लम हो आप चैट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। ध्यान दीजिए, यहां पर हम पढ़ा रहे थे ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के गुण इसमें लिख लीजिएगा। एक त्रिभुज तभी संभव है, अ ट्रायंगल इज पॉसिबल ओनली व्हेन, एक त्रिभुज तभी संभव है जब सबसे बड़ी भुजा शेष 2 भुजाओं के योग से छोटी हो। शेष 2 भुजाओं के योग से छोटी हो। ठीक है, a triangle is possible only when its greatest side is less than sum of other 2 sides. Just consider the sides of the triangle are ABC.
ठीक है, एंड सी इज ग्रेटेस्ट साइड। सी क्या है? ग्रेटेस्ट साइड। तो ध्यान रखिए, ये जो सी होगा दैट विल बी लेस देन ए प्लस बी। अगर ये है तो त्रिभुज संभव है, अन्यथा त्रिभुज संभव नहीं होगा। ओके, दूसरी बात, ये ए जो है लीस्ट साइड है, मतलब सबसे छोटी भुजा कौन है? ए है। यह जो ए है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन सी डिफरेंस बी। सबसे छोटी भुजा शेष दो भुजाओं के अंतर से बड़ी होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है, इसीलिए पीसीएस में सवाल आया और अक्सर लोग गलत करके आए। ध्यान दीजिए आप कि अगर हमें जानना था, मान लीजिए किसी त्रिभुज की भुजाएं हम कहते हैं 5, 6, 7 सेंटीमीटर, तो देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन है? 7। यह शेष दो भुजाओं के योग से क्या है? छोटी है। 5 + 6 से छोटी है, इसलिए त्रिभुज संभव है। लेकिन अगर हम कह देते 5, 6, 11, तो 11 इज नॉट लेस देन 5 + 6, इसलिए ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। त्रिभुज संभव नहीं है। अंडरस्टूड? एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर हम कह देते मान लीजिए कि यही है 5, 6, 12, तो एक तो यहां हो गया 12 नॉट लेस देन 5 + 6, है ना? 12 जो है वह 5 और 6 के योग से क्या है? छोटी नहीं है। लेकिन दूसरा आप देखिए, ये सबसे छोटी है 5, ग्रेटर देन 12 - 6 होना चाहिए। 12 में से 6 घटाइए 6, ये इससे बड़ा भी नहीं है। इसलिए दोनों स्थितियां आपके लिए डिफरेंट होती हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दीज बोथ कंडीशंस वी कैन से दैट ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। त्रिभुज संभव नहीं है। ओके, तो यह कंडीशन पर कई बार सवाल पूछे गए, आप तैयार मिलिएगा। और इसमें अब देखिए, हमने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल द ट्रायंगल इज ऑफ 3 टाइप्स। क्या क्या कहा था? पहला कहा था एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा कहा था राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दूसरा, नंबर 2। और नंबर 3 कहा था ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज। बस ये टॉपिक खत्म हो जा रहा है आपका ट्रायंगल का, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कहा था सबसे छोटी भुजा ए, उससे बड़ी बी, और उससे बड़ी कौन है? सी। सबसे बड़ी कौन थी? सी। इफ सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी, एक्यूट मतलब न्यून कोण त्रिभुज। इफ सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो यह क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। एंड इफ सी स्क्वायर ग्रेटर देन हो जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन योर ट्रायंगल विल बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, जैसे हम कह दें किसी त्रिभुज की भुजाएं 5, 6 और 9 सेंटीमीटर हैं। 5, 6 व 9 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज की प्रकृति ज्ञात करें। फाइंड नेचर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कुछ मत करिए, आप देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है? 9। 9 का स्क्वायर क्या हुआ? 81। और यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करिए 25 और 36 61। 9 स्क्वायर ग्रेटर देन हो गया 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट दिस रिप्रेजेंट द ट्रायंगल विल बी क्या हुआ? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यह एक अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक ना? यहां तक सबको पता है। यहां पर केवल ज्यादा आपको जानना है वह है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ध्यान दीजिएगा, लिखते चलिएगा साथ में जरूर से। यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था कि इफ द ग्रेटेस्ट स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स, देन इट इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप, एक
शब्द है, जैसे त्र्यंबकम आपने सुना होगा, त्र्यंबकम यजामहे एक मंत्र आपने सुना होगा, तो महामृत्युंजय में उसका पहला शब्द केवल लीजिए आप त्र्यंबकम। ये कहा गया कि जैसे सेतु बंधु रामेश्वरम की स्थापना के समय भगवान शिव की आराधना जब भगवान श्री राम कर रहे होते हैं, तो कहते कहीं भी शिव आकार में यदि हम उन्हें मान करके, जो प्रकृति का पूजन है, क्यों भगवान श्री राम जो है सेतु बंद करने जा रहे हैं, प्रकृति पर विजय पाने जा रहे हैं, प्रकृति को बांधने जा रहे हैं, इसलिए प्रकृति देव स्वरूप भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। तो वहां ये कहा गया है कि ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह, मतलब त्रिक, ऐसे तीन का समूह जो एक समकोण बनाएंगे। कौन है? पहला है तीन प्राकृतिक संख्याएं ही हैं, वो क्या है? दे आर थ्री consecutive natural numbers are known as 3, 4 and 5. These are one and only one pair of consecutive natural numbers which form a right angle triangle. No any other consecutive natural numbers which makes right angle. केवल 3, 4, 5 एक मात्र ऐसा युग्म है जो त्रिक समूह है और जो क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है। आप देखें, अगर त्रिभुज की भुजाएं 3 है, 4 है, 5 है, 3, 4, 5 है ना। अभी मैं आपका चैट नहीं देख रहा हूं, केवल और केवल पढ़ा रहा हूं, बाद में हम आप लोगों से बात करेंगे। त्रिभुज की भुजाएं क्या है? 3, 4 और 5 है। यू नो दैट स्क्वायर ऑफ 5 25, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 दैट्स इक्वल टू 25 है ना। तो यह क्या हुआ? समकोण त्रिभुज। अब वहां क्या कहा जाता है? जैसे कहा ना, शिव के इस स्वरूप को कहीं भी मान करके वैसा ही बना करके, आप लोग देखते हैं रुद्राभिषेक कहीं भी कर दिया जाता है, वैसा ही स्वरूप बना करके और उसी रूप में हम करते हैं। मीन्स इसका आप टाइम्स करते जाइए, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, कितने ही बार करते जाइए, इसकी प्रकृति नहीं बदलती है। मीन्स इसका दूना करिए, 6, 8, 10, आप लोग 4 गुना करिएगा, 4 चौको 16, 4 बचे 20, 5 गुना करिए, 15, 20, 25, चाहे जितना गुना करते जाइए, इसकी प्रकृति नहीं बदलेगी। ये हमेशा समकोण त्रिभुज ही प्रदर्शित करेंगे। दे विल ऑलवेज रिप्रेजेंट राइट एंगल ट्रायंगल। अंडरस्टूड? चलिए देखते हैं कि आप लोग सही से पढ़ रहे हैं या नहीं। समझ में सबको अगर आप ठीक नहीं आ रही है, सर प्लीज योर टेलीफोन सी। क्वालिटी बहुत डाउन जा रही, क्यों? हाँ, इसका नेट चालू करिए। वो आप अगर ऐसा गुड आफ्टरनून। अब देखिएगा आपकी क्वालिटी कैसी आ रही है और हमें बताएं इफ योर क्वालिटी इज गोइंग टू बी। अभी भी ठीक नहीं है सर क्वालिटी। यहां तो एकदम मेरी मोबाइल पर एकदम क्लियर दिख रहा है इस समय। क्लियर है? गुड। चलिए तो लेट अस स्टार्ट वंस अगेन। तो मैं आपको बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि कैसे समकोण त्रिभुज में प्रकृति नहीं बदल रही है। ये त्रिभुज की भुजाएं क्या थी? 3, 4, 5 थी। हमने कहा इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, चाहे जितने गुना करते जाइए, ये की प्रकृति नहीं बदलेगी। ये हमेशा क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ये पहला ट्रिक है, ये पहला जो है त्रिक समूह है, पहला ट्राइनोमियल है। दूसरा ट्राइनोमियल इसमें आता है, दैट इज 5, 12 और 13 का है, 5, 12 और 13 का है। अब देखिए 5, 12, 13 अगर करें, 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, वही होगा। आप इसका गुना कर लीजिए, 10, 24, 26, वही होगा, वैसा ही प्रकृति होगा, मतलब ये भी समकोण त्रिभुज दर्शाएंगे। तीसरी होती है इसमें ट्राइनोमियल, वह है 8, 15 और 17 का, 8, 15 और 17 का। चौथा होता है 7, 24 और 25 का। 7 का स्क्वायर देख लीजिए आप, 49 होगा,
24 का स्क्वायर 576 होगा, 6 9 15, 7 4 11, 625, 25 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। इसके बाद होता है अगला, वह है 8 15 17 हो गया, ये हो गया 9 40 और 41। ठीक है, ये सभी आपको संपूर्ण त्रिभुज की भुजाएं प्रदर्शित करती हैं और इससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाता है। अब जरा देखो बेटा कैसे निकालते हैं। इन सब का दो चीजें निकाली होंगी, एक तो होता है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप, और दूसरा है इसका एरिया, इट्स एरिया, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए कितने सवाल एक साथ लगने जा रहे हैं। तो परिमाप में आपको तीनों को जोड़ना है, 3 4 7 5 12, 6 8 14 10 24, 12 9 21 15 36, 16 12 28 20 48। दीज आर दियर पेरीमीटर्स, ये इनके परिमाप है। क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल आप देखिए समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, आधार गुणे लंब बटे 2, एंड द ग्रेटेस्ट साइड इज नोन एज इट्स हाइपोटेन्यूज। सबसे बड़ी भुजा इसकी क्या है, कर्ण है। तो यह तीसरा जो हुआ ये इसका क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये थर्ड वन इज हाइपोटेन्यूज, कर्ण हुआ। इनमें से एक लंब है तो दूसरा क्या है, आधार है। इस एरिया विल बी परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन 2। बोलिए, आधार गुणे लंब बटे 2, तो गुणा करिए, 4 3 12 का आधा 6, 8 6 48 का आधा 24, 12 9 108 का आधा 54 हो गया। यहाँ आप यही नहीं किसी एक का आधा करके गुणा करिए, 16 का आधा 8, 12 बटे 96, 20 का आधा 10, 15 धाम 150। ऐसे हम इनके एरियाज निकाल सकते हैं, इनके हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे और किसी भी समकोण त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। बताइए, अगर आपके समझ में आ गया हो तो यस करिए, मैं अगले टॉपिक पर चलूं। प्लीज राइट यस इफ यू आर सेटिस्फाइड। यस, सिट्टू जी ने रिस्पांस दिया, यस, गुड, जय हिंद। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिएगा आप लोग, ये तो हमारा पूरा ट्रायंगल कंप्लीट हुआ, पूरा त्रिभुज कंप्लीट हो गया, और इस पर अब कोई भी सवाल आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। आज हमें ज्योमेट्री कंप्लीट करनी है, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो आप बताइएगा। इसके बाद आता है चतुर्भुज। तीन भुजाओं के बाद क्वाड्रिलेटरल आ गया। अब देखिए यहां पर दो प्रकार से आपको पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है रेक्टेंगल, दूसरा आपको पढ़ना है स्क्वायर मतलब वर्ग। इसके बाद इस क्वाड्रिलेटरल में आपको पढ़ना है पहला विषमबाहु चतुर्भुज, जिसे आप कहते हैं स्केलिन क्वाड्रिलेटरल। फिर आपको पढ़ना है पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। इसके बाद पढ़ना है रोम्बस, जिसे हम कहते हैं समचतुर्भुज, और इसके बाद पढ़ना है ट्रेपेजियम। ठीक है, जिसे हम कहते हैं समलंब। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। और यहां से अब हम आप लोगों से सवाल भी पूछना शुरू करेंगे, आप बताइएगा भी। सबसे पहले हम आइए किसको अध्ययन करने जा रहे हैं, रेक्टेंगल का। लिखिएगा आयत क्या है, चार भुजाओं से घिरी वह बंद आकृति, that curved figure surrounded by four sides। चार भुजाओं से घिरी वह बंद आकृति
that closed figure surrounded by four sides which each angle is 90 डिग्री, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो, which each angle is 90 डिग्री, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो, तथा and opposite sides are equal, तथा आमने सामने की भुजाएं आपस में समान हो, एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आमने सामने की भुजाएं आपस में समान हो। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका रेक्टेंगल। दिस इज रेक्टेंगल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ये प्रत्येक कोण 90 अंश है। दिस इज ए बी सी डी, AD equal to BC, AB equal to DC, that's equal to length and that's equal to length। एक लंबाई है और दूसरा क्या है, चौड़ाई। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये आपकी लेंथ हो गई और ये इसकी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई। ठीक है, इसका पेरीमीटर परिमाप perimeter that's equal to L plus L plus B plus B, 2L plus B, ये इसका परिमाप हो गया। क्षेत्रफल, its area will be length into breadth, लंबाई गुणे चौड़ाई, सभी जानते हैं। इट्स डायगोनल, डायगोनल या विकर्ण, दैट्स इक्वल टू रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, जब हम इसको मिलाएंगे, यह जो डायगोनल होगा तो यह फिर एक समकोण त्रिभुज बना दिया, और अभी समकोण त्रिभुज को जो हमने आपको बताया उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पूरी लग जाएगी। मीन्स अगर यह एल और बी दिया गया है, इससे आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे कह दिया जाता है कि एक व्यक्ति जब 52 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है तो वह खेत के विकर्णवत बता देता है कि वह 15 सेकंड में पहुंच जाता है। देखो, 52 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड कितने समय में पहुंचा, वह 15 सेकंड में पहुंच गया। ठीक है, तो 15 सेकंड को हम क्या लिखते हैं, 15/60, ये मिनट हुआ। ये 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है, सॉरी 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है 15 सेकंड में। तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 15/60, अगर हम देखते 15 चौक को 60, 4 से काटते ये कितना आता, 13 मीटर ना। तो देखो ये कितना हुआ, 13। अगर ये 13 हो गया तो ये क्या होगा, 5 और 12 हो। ये आपको सोचना चाहिए। जहां अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया तो सवाल बहुत आसान हो, क्योंकि आगे फिर कहेगा कि यह 68 मीटर पर मिनट की चाल से चलता है। ठीक है, तो उसे 17 मिनट लग जाते हैं, ऐसे कुछ दिया जाएगा। अब इसका मतलब इन दोनों का योग वहां क्या आएगा, 17 आएगा। तो इसलिए इसे लगाने की जगह जहां 13 आया समकोण त्रिभुज हुआ, 5 और 12 होगा। जहां 20 आया क्या होगा, 12 और 15 होगा। इतना आपका अगर दिमाग काम कर रहा है और इतना आपको कंठस्थ है या इतना लॉजिक है तो सवाल बड़े आराम से लग जाएंगे। ठीक है, आइए अब इस पर कैसे सवाल आते हैं उस पर ध्यान दीजिए। आप रेक्टेंगल पर कैसे सवाल आते हैं, इसका एक सवाल आएगा, जैसे कह दिया जाएगा कि यह एक आयताकार पार्क है, आयताकार पार्क है जिसमें इस पार्क के चारों ओर रास्ता है। एक तो ये बनता है, ये रास्ता है इसके चारों ओर, आउटसाइड, कहां, दीवार से लगा हुआ एक रास्ता है।
कर दिया जाए ये 50 मीटर है, 40 मीटर है। इसके बाहर एक रास्ता है जिसकी क्या है 2.5 मीटर चौड़ा है, 2.5 मीटर चौड़ा एक क्या है ये रास्ता। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जल्दी निकाल के बताओ बच्चों। एक पार्क जिसकी लंबाई 50 मीटर चौड़ाई 40 मीटर है, इसके बाहर दीवार से लगा हुआ 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। सबसे पहले उत्तर वाला देखिए, क्षेत्रफल और परिमाप में अंतर हम देखें तो क्षेत्रफल क्या है पूरी भाग, मतलब ये पूरा है। अगर ये किया तो ये पूरा है, दिस इज एरिया। लेकिन ये बाहर का जो स्ट्रिप दिख रहा है ना, ये जो है ये क्या है पेरीमीटर है। परिमाप, परिमाप केवल भुजाओं का योग है, और उन भुजाओं से घिरी हुई पूरी जो बंद आकृति है वह क्या है एरिया है। समझ गए अखिल जी? 250 आया, दूसरे को 475 आया, 475 आया, मयूरी गुप्ता को 80 आया, 45,000। अच्छा जी क्या कर दिया? हाँ ऐसे करेंगे, दैट्स नॉट गुड। आइए देखिएगा, कुछ नहीं है, ये 50 गुणे 40 2000 हुआ है ना। 2.5 इधर 2.5 इधर कितना हुआ 5 हुआ। ये पूरी लंबाई कितनी हो गई 55। ये 5 हुआ, 40 और 5 कितना हुआ 45। इट्स एरिया विल बी एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल, बाहरी क्षेत्रफल 55 इंटू 45 माइनस भीतरी क्षेत्रफल 2000। गुणा करिए 55 में 45 का 6 चौक 24 75 माइनस 2000 घटा दीजिए, कितना आ गया 475 मीटर स्क्वायर, 475 मीटर स्क्वायर। जो लोगों ने 475 बताया वे सही है। अब आप देखो कैसे है, ध्यान दीजिए, यहाँ वैज्ञानिक का एक सूत्र हमेशा अप्लाई होगा। ऐसी संख्याएं ध्यान दो, यहाँ हमने जैसे 55 इंटू 45 ये लिख दिया, कैसे आया? इनके बीच देखिए सबका यूनिट प्लेस क्या है 5 है, इनके बीच अंतर कितने का है 10 का है। अगर ऐसा हो अंत में 75 लिखिए, 5 से 1 अधिक लीजिए 6, 6 चौक को 24। अब आप सोचो अगर हमें 65 में 55 का गुणा करना हुआ, अंत में क्या लिखें 75 लिखें, हो गया। 6 से 1 ज्यादा लो 7, 7 बचे 35, ये गुणा हो गया। आप दूसरा देखो, आप अगर हमने 75 में 85 का गुणा करना हुआ, अंत में क्या लिखें 75। इस जो बड़ा वाला दहाई है उससे 1 ज्यादा लेना है, तो 8 से 1 ज्यादा क्या हुआ 9, 9 सते 63, 6375 हो गया। आप सोचो आपको 85 गुणे 95 करना है, ठीक है, क्या लिखे 75 लिखे, 9 से 1 अधिक लो 10, 10 बटे 80। ऐसे डायरेक्ट गुणा करके करना होता है। अगर जब तक ये विधियां आप वैदिक गणित की नहीं सीखते हैं ना तब तक काम नहीं चलेगा। क्यों? आप पता लगा कि दूसरा तो उत्तर पा गया और आप क्या कर रहे हो अभी कैलकुलेशन कर रहे हो, गुणा कर रहे हो। तो 475 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर एंड द नंबर ऑफ पर्सन हु गेव द करेक्ट आंसर आर परहैप्स। बता रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सही उत्तर देने वाली हैं जसवी शर्मा, कांग्रेचुलेशन बेटा। दूसरे नंबर पर है आशीष कुमार, तीसरे पर है रिति राय, चौथे पर है मयंक दिवाकर। मयंक दिवाकर जी आज आपका नंबर 100 हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर। अतुल कुमार 475, अर्चना जी गुड, थैंक यू वेरी मच 475, ठीक है। दूसरा इसमें आता है जिसमें ध्यान रखिए जो यह पाथ होता है, जो रास्ता होता है वो पार्क के अंदर होता है ना। योर पाथ इज इनसाइड द पार्क। ऐसे होगा कि यह एक रास्ता है, यह एक पार्क है, यह अंदर दीवारों से लगा हुआ अंदर की ओर रास्ता है। यह व्यवस्था की गई है आपको टहलने के लिए। ये अंदर की ओर इनसाइड में यह रास्ता है, सेफ्री पार्क के अंदर टहलेंगे आप, आपको दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, ठीक ना। आप सोच लीजिए, मान लीजिए ये 60 मीटर और 50 मीटर, 60 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा एक पार्क है जिसके अंदर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, जिसकी चौड़ाई कितनी है
2.5 मीटर। तो अब सोच लीजिए, पूछा जाए कि एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 2.5 और 2.5 5 घट जाएगा, 60 में से 5 घट गया 55, 50 में से 5 घट गया 45। एरिया ऑफ पाथ बाहरी क्षेत्रफल 60 गुणे 50 माइनस भीतरी क्षेत्रफल 55 गुणे 45। ठीक, 60 गुणे 50 मैंने बताया ये होगा 3000। 5 से 1 अधिक लीजिए 6 चौक को 24 और 75 घटा दीजिए आप, ये हुआ 25। 9 में से 4 घट गया 5, 3 में से 2 घट गया और ये हो गया 525 मीटर। सबको आ गया होगा? यस, कुछ लोग हैं जिन्होंने उत्तर सही दिया है, 525 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? ठीक, तीसरा इसमें आता है, ये 2 थे, थर्ड आता है, यही सबसे अधिक बार अब तक पीसीएस में आया भी। वो सवाल ये है कि यह एक आयताकार पार्क इसकी लंबाई है 60 मीटर, इसकी चौड़ाई है 50 मीटर। ये रास्ता है जो एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, which intersect to each other perpendicular। ठीक है, a rectangular park of length 60 meter and breadth 50 meter। ठीक है, इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई के अंतर के समांतर 2 रास्ते हैं जो एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। यदि रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह देखिए रास्ता है, इसकी ये चौड़ाई 2 मीटर, यहां ये रास्ता है। देखिए, दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। इस रास्ते का क्षेत्रफल जल्दी निकाल के बताइए, कोई क्या आएगा? एरिया ऑफ दिस पाथ, इस रास्ते का क्षेत्रफल। देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर बताता है। एरिया ऑफ दिस पाथ, कोई बात नहीं सिद्धू जी, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। $525 मीटर। अब की बार जसवी ने गलती की है, 575 लिख दिया। $216, ध्यान दीजिएगा, ये है। देखिए 60, लंबाई 60 हुई, चौड़ाई 2 हुई, तो पहला हुआ 60 गुणे 2 प्लस ये हुआ 50 गुणे 2 माइनस ये होगा 2 गुणे 2। ये जो चौराहा है ये देखिए दोनों बार जुड़ गया है, ये क्या हुआ 2 गुणे 2, तो 60 दूना 120, 50 दूना 100 माइनस 2 दूना 4। 120 में 100 जोड़िए 220, 220 में से 4 घटाइए, दैट इज 216 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। और ये आंसर काफी लोगों ने दिया है। गुड, काफी लोगों ने उत्तर 216 सही दिया है। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं। ये समझ में सबको आ गया? अब सवालों में तो ये 3 तरह से सवाल इस पर पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है, ध्यान रखिएगा, किसी आयत में बनने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल इनसाइड
द ग्रेटेस्ट एरिया ऑफ सर्किल इनसाइड अ रेक्टेंगल, किसी आयत के अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। ये आप देखिए, दिस इज, ये पूरी लंबाई थी, ये चौड़ाई थी, तो ये क्या होगा, ये इस चौड़ाई का आधा होगा, क्योंकि इसका व्यास जो है वो पूरी चौड़ाई हो जाएगी। दिस इज b/2, तो एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट सर्किल इनसाइड अ रेक्टेंगल is equal to pi b square upon 4, pi b square upon 4, pi b/2 का स्क्वायर हो गया। समझ गए, हाफ ऑफ डायगोनल। तो ये हमारा रहा पूरा रेक्टेंगल। अब इसके बाद आइएगा स्क्वायर का। स्क्वायर या वर्ग, ठीक है। देखिए, वर्ग की परिभाषा अगर देनी हो, डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर, तो हम केवल इतना कहते हैं दैट स्पेसिफिक रेक्टेंगल विच ऑल साइड्स आर इक्वल, वह विशिष्ट आयत जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो, क्या कहलाता है, वर्ग है। मीन्स स्क्वायर इज आल्सो ए टाइप ऑफ रेक्टेंगल, द वन एंड ओनली वन थिंग विच इज डिफरेंट दैट द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर डिफरेंट, लेंथ इज एल एंड ब्रेथ इज बी, व्हाइल द ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। वहां भी एंगल प्रत्येक 90 डिग्री था, यहाँ भी एंगल प्रत्येक का 90 डिग्री होगा, केवल यहाँ भुजाएं बराबर है, इसलिए यह क्या हो गया, इससे हम वर्ग या स्क्वायर करते हैं, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, जस्ट कंसीडर दिस इज ए, दिस इज ए, ये दोनों क्या है, ए है, इसलिए ये क्या हुआ, इसका डायगोनल हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसका पेरीमीटर या परिमाण दैट्स इक्वल टू हो जाएगा 4a, a plus a plus a plus a, that will be 4a. Its area is equal to a square, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, a स्क्वायर होगा। Its diagonal, इसका विकर्ण कितना हुआ, a√2 हुआ। Its diagonal is a√2, this is a, b, c and d, इसका विकर्ण a√2 हुआ। अब देखिए, अगर विकर्ण दिया हो, विकर्ण d दिया हो, यदि विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर, 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर, 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर, ये होगा। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि अगर यह एक वर्ग है, सवाल कहां से आते हैं उनको पकड़िए आप। अगर यह एक वर्ग है तो इस वर्ग का यह जो इसके वर्टिसेस से होकर के वृत्त खींचा जा रहा है, इसे हम इसका परिवृत्त कहते हैं, सर्कम सर्किल। वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल, कैपिटल आर, वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, दैट विल बी हाफ ऑफ डायगोनल, इस विकर्ण का आधा होगा। विकर्ण क्या था, a√2 था, इसका आधा कितना आ जाएगा, a/√2। परिवृत्त का क्षेत्रफल आएगा पाई a²/√2 का स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, r मालूम हो गया, पाई a²/2। अंतःवृत्त अगर हम कर दें तो देखिए ये होगा
यह एक वर्ग था, यह होगा इसका इन सर्किल। ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, तो पर वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ इन सर्किल स्मॉल आर से कहेंगे। ये देखिए इसके पूरी भुजा का आधा हो जाएगा। अगर ये भुजाएं हमारी ए हैं, ये भुजा इसकी ए थी, तो यह a/2 होगा, a/2। एरिया ऑफ इन सर्किल आ गया πa² इतना आप पहले नोट करें। इसके बाद मैं इस पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, लिखिएगा सवाल। मेरी लिखी हुई पुस्तक प्रतियोगिता गणित है, प्रतियोगिता गणित किरण पब्लिकेशन की है, जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं किसी भी दुकान से। ठीक है, आप किसी भी किताब से प्रैक्टिस करिए, किताबें खराब नहीं होती हैं, है ना। और सी सेट में कोई इतना कठिन आपका मैथमेटिक्स भी नहीं है। ठीक है मैम जी। हाँ, अब लिखिएगा इस पर सवाल, क्वेश्चन लिखिएगा। किसी वर्ग के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इट्स सर्कमसर्किल एंड इनसर्किल। किसी वर्ग के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कमसर्किल एंड इनसर्किल। परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। देखते हैं कौन जल्दी बताता है। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कमसर्किल एंड इनसर्किल ऑफ आई स्क्वायर। गुड, बताना लोग शुरू करिए। बहुत सही, शाबाश। 2 रेशियो ए। देखिए परिवृत्त πa²/2 रेशियो इनसर्किल πa²/4। πa² कैसे हुआ, चलिए गुणा कर लीजिए। 4/2 दैट्स इक्वल टू 2/1। ये अनुपात क्या होगा, 2/1 होगा। सभी लोगों ने उत्तर सही बताया है, और सबसे पहले जो उत्तर बताया गया वह निकिता देवी ने बताया, फिर अनुराग मिश्रा ने बताया, और तीसरे नंबर पर मयूरी गुप्ता रही। ठीक है, तो आप सभी इस स्क्वायर के बारे में बड़े अच्छे से बताए, और यही इस पर अक्सर सवाल पूछा जाने वाला है। पीसीएस लेवल पर यही पूछा जाता है, किसी वर्ग के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। ये जरूर याद रखिएगा, और इसी पर सवाल आते हैं। आइए, ये हमारा स्क्वायर पर इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। कुछ सवाल कभी कभी स्क्वायर और रेक्टेंगल को मिला करके भी पूछते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वाड्रिलेटरल पर, चतुर्भुज पर। चतुर्भुज में हमने बताया कि सबसे पहला क्या है, विषमबाहु चतुर्भुज। ध्यान देना, पहला क्या था, विषमबाहु चतुर्भुज। इसको हम कहते हैं स्केलिन क्वाड्रिलेटरल। स्केलिन क्वाड्रिलेटरल विषमबाहु चतुर्भुज। ऐसे देखिएगा, इसमें अगर 4 भुजा और एक विकर्ण दे दिया जाए, ऐसा, ठीक है, 4 भुजा और एक विकर्ण दे दिया जाए, जैसे ये डायगोनल दे दिया जाए, तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। कैसे निकालेंगे, हेरोन्स फार्मूला को अप्लाई करके, √s s - a s - b s - c का प्रयोग करके
आप इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी, दोनों को जोड़ लीजिए, दैट विल बी एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल। लेकिन दूसरा तरीका भी, दूसरा एक सवाल और आता है, वो कैसा है जरा ध्यान दीजिए। उसमें दे दिया जाता है कि यह एक स्क्वायर है, ऐसे देखिए, इसका ये डायगोनल दे दिया गया, इसका विकर्ण दे दिया गया, और इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये है, और यहां से इस पर डाले गए लंब की माप ये, दिस इज H1 और दिस इज H2 एंड यह ABCD है, ठीक है। तब पूछा जाता है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तब इट्स एरिया विल बी, ध्यान रखिएगा, इसका क्षेत्रफल जो होगा, आप जानते हैं आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 होगा। यह जो विकर्ण होगा वह इसके लिए आधार का काम करेगा, बेस का काम करेगा। यह इसकी ऊंचाई दी ही गई है, you will say AC into H1 upon 2 plus AC into H2 upon 2, that's AC by 2 is common, your क्या remaining H1 plus H2। इससे हम विषमबाहु चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दो मेथड है और दोनों से ही निकाला जा सकता है। सामान्य रूप में यही होता है, या तो चार भुजा एक विकर्ण दे दिया जाए उससे निकालते हैं विषमबाहु का, या तो एक डायगोनल दे दिया जाता है एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फ्रॉम अपोजिट साइड्स दे आर गिवन बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। यू कैन आल्सो फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्केलिन क्वाड्रिलेटरल। दूसरा होता है इसमें, यह है समांतर चतुर्भुज। इसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज या इसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये है एकदम काजू बर्फी है, ये देख रहे हैं, ओके, दिस इज ABCD। बस यहां पर एक चीज नहीं होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होता है, मतलब प्रत्येक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन कोई समांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं होता, ठीक है। क्यों, वर्ग की भी भुजाएं समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज की भी समांतर होती है, लेकिन समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होता, जबकि वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश। तो इस आधार पर हम ये कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। ईच स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम बट ईच पैरेललोग्राम इज नॉट ए स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो दो तरीका है। देखिए, इसमें ये बराबर होंगे, इधर ये बराबर होंगे, आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर और बराबर होती हैं, किंतु कोई कोण 90 अंश नहीं है। Their diagonals are also not equal, इनके विकर्ण भी बराबर नहीं होते हैं। लेकिन अगर यहाँ से इसकी, अगर ये विकर्ण दे दिया जाए, दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स दे दी जाए, दो क्रमागत भुजाएं दे दी जाए, इनका विकर्ण दे दिया जाए, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ABC के क्षेत्रफल का 2 गुना। कोई भी ये डायगोनल दे दिया तो इससे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं रूट या से S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का प्रयोग करके। दूसरा होता है कि अगर इसका डायगोनल नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ से इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दे दिया जाए, है ना, इस शीर्ष से इस पर डाले गए लंब की माप दे दी जाए, तो इस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई BC इंटू X। इसी आधार गुणे ऊंचाई, इससे भी आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये दोनों तरीका है, इन दोनों तरीका में से आप चाहे जो होगा यूज कर लेंगे। अगर यही रोम्बस हो जाए, तीसरा समचतुर्भुज, that is rhombus. What is difference between parallelogram and rhombus? जो आपको डिफरेंस रेक्टेंगल और स्क्वायर में मिला था वही यहाँ पर मिलेगा। Means that specific parallelogram which all the sides are equal, they are known as rhombus. अर्थात वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो जाएं, वो क्या कहलाता है, रोम्बस कहलाता है, वह समचतुर्भुज कहलाता है।
वहां पर क्या था कि दैट स्पेसिफिक रेक्टेंगल विच ऑल साइड्स आर इक्वल दे आर नोन एज स्क्वायर, वह विशिष्ट आयत जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो जाए वो क्या था, वर्ग था। यहाँ वह विशिष्ट समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो जाए वह रोम्बस कहलाएगा, या इसे हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। अंडरस्टूड? तो ध्यान दीजिएगा, जो समचतुर्भुज होगा वह उसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो जाएंगी, और दूसरी बात इससे एक चीज और निकल के आती है, एंड इट्स डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री, इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर अर्धित करते हैं, बाइसेक्ट। ठीक है, रोम्बस में क्या हुआ कि रोम्बस का जो डायगोनल है वह एक दूसरे को 90 अंश पर अर्धित करता है। ठीक है, तो अगर यह एक आपका समचतुर्भुज है, ये देखिए यह एक समचतुर्भुज है, प्रत्येक भुजा ए है, तो इसके जो डायगोनल्स होंगे दे इंटरसेक्ट टू बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90, तीसरा ये जो है ओ है। तो ध्यान दीजिए यहाँ ए बी अगर हम इसको लेते हैं तो जो एओ होगा वही ओसी होगा, जो डीओ होगा वही बीओ होगा, ये बराबर होंगे। मींस एसी बाई 2 एओ होगा, बीडी बाई 2 ये बीओ होगा। समझ गए? इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर अर्धित करते हैं। Their diagonals interbisect to each other at 90 डिग्री। ये बात समझ गए? समचतुर्भुज और समचतुर्भुज में अंतर सबके समझ में आ गया होगा? अगर आ गया हो तो यस लिखें। बिल्कुल सभी को समझ में आ गया। ठीक, अब देखना इस पर, अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो ये जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आया ना, इसका 4 गुना कर दो, क्योंकि जो ये होगा वही ये होगा, वही ये और ये चारों के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मींस इट्स एरिया इक्वल टू 4 इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। त्रिभुज एओबी के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इससे आप निकाल सकते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखो, इट्स एरिया विल बी, एरिया जो होगा यह दैट इज द AC into BD upon 2, AC into BD upon 2, मतलब किसी भी रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होगा, वह उनके विकर्णों के गुणनफल का आधा होगा, हाफ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर डायगोनल्स। उनके विकर्णों के गुणनफल का आधा हो गया, और क्या हो गया, ये रोम्बस। यहां भी ध्यान रखो, जो आपने पैरेललोग्राम की एरिया का फार्मूला लगाया है, ऑल दे आर एप्लीकेबल इन दिस, ये सभी इसमें होगा। यहाँ भी अगर यहाँ से ऊंचाई दे दी जाती तो यहाँ भी हम लिख देते BC into H, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से एरिया वही निकलेगा। हो गया? तो ये रहा हमारा रोम्बस। आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन क्वाड्रिलेटरल, दूसरा आपको बता दिया पैरेललोग्राम, और तीसरा बता दिया गया रोम्बस। ओके, अब आ जाइए अपने लास्ट टॉपिक पर। इसमें मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि जो इसका एक बहुत ही ह्यूमरस, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, क्या सर्किट, जिस पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं, उस पर कुछ थियरम्स भी है। मैं इसलिए ये समय बचा रहा हूँ कि जिससे सर्किल पर वो हम एक्सट्रीम चीज आपको दे सकें। अंडरस्टूड? इसलिए जरा भी बच्चों घबराना ना कि आज का थोड़ा सा जो लेक्चर है वो थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सिंस वी हैव टू एंड द ज्योमेट्री एट द टुडे, आज ही हमको ये ज्योमेट्री का ये पोर्शन खत्म करना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी है, लेकिन इससे घबराइएगा मत। हम पूरे आधे घंटे सर्किल पर निकालने जा रहे हैं। देखिएगा आप, हम बता रहे थे वह था ट्रेपेजियम। इसे हम कहते हैं समलंब। ट्रेपेजियम या समलंब। ओके, तो लिखेगा समलंब क्या है।
समलंब लिखेगा। वह चतुर्भुज दैट क्वाड्रिलेटरल, जिसकी दो भुजाएं आपस में समांतर हों, which two sides are parallel, जिसकी दो भुजाएं आपस में समांतर हों किंतु शेष दो असमांतर हो, बट रिमेनिंग टू आर नॉट पैरेलल, किंतु शेष दो असमांतर हो बट रिमेनिंग टू आर नॉट पैरेलल। समझना ये है, देखिए ये दो भुजाएं समांतर है, कंस्ट्रक्शन से काफी कुछ क्लियर हो जाता है। ये दो भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है, बट रिमेनिंग टू आर नॉट पैरेलल। जस्ट कंसीडर ये ऐसे है, देखिए ये इधर गया और ये इधर गया, रिमेनिंग टू आर नॉट पैरेलल, शेष दो असमांतर। दिस इज ABCD, ठीक ना, ये समांतर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये L है, ये B है और ये ऊंचाई इनकी H है, तो इसका एरिया होता है क्षेत्रफल समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी अपॉन 2। समांतर भुजाओं का योग L प्लस B गुणे इनके बीच की दूरी है H बटे। इसी पर आपके सामान्य सवाल आएंगे और इन्हें आप लगा सकते हैं। समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी अपॉन, ओके। तो यहां तक हमारा पहला चरण ये कंप्लीट हुआ, जिस पर हमने पूरा आज आपको पढ़ाया रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर क्या है। उधर हमने आपको पहले राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाया, ट्रायंगल को दोहराया भी, इसके बाद रेक्टेंगल पढ़ा आपने, स्क्वायर पढ़ा, इसके बाद स्केलिन क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, फिर आपने पैरेललोग्राम पढ़ा, फिर आपने रोम्बस पढ़ा और फिर आपने ट्रेपेजोइड पढ़ा। ठीक है, इसको सरसरी तौर पर इसकी जरूर आप नोट्स बना लीजिएगा। इस पर देखेंगे कि जितना हमने सूत्र बताया सवाल हूबहू उसी पर वैसा ही आता है। ठीक है, केवल आपको वैल्यू पुटअप करनी होती है। लेकिन यहाँ की बात जो शुरू हो रहा है, अब हम शुरू करने जा रहे हैं, वह आपके लिए बेहतरीन होगा और आपको वहां पर थोड़ा बेहतर देखना भी होगा। कहीं कहीं पर हम जो है आपको वैदिक मैथ्स का कैसे यूज वहां पर होगा सर्किल में, उसका भी प्रयोग करके आपको दिखाएंगे कि सवाल कैसे लगते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। आप लोग अनुमति दें कि हम शुरू करें। हमें आशा है कि सभी लोग तैयार होंगे। ये परहैप्स ऑल ऑफ यू तैयार हैं आप लोग, तो मैं चलूं? चलें आगे बेटा। हाँ बेटा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम पढ़ा चुके हैं, उसे आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए गुड, सबकी अनुमति मिल चुकी है, इसलिए हम शुरू करते हैं। एंड योर टॉपिक इज गोइंग टू स्टार्ट एट सर्किल। अब यहां से हमारी स्पीड कम हो जाएगी, आप चिंता न करें, है ना। यह है वृत्त। पहली बात आप जानते हैं वृत्त की परिभाषा क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सर्किल? है उस बिंदु का बिंदु पर, मैं यहां से हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूरा लेकर के चल रहा हूं, चिंता न करिए। उस बिंदु का बिंदु पर जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत हो, वृत्त कहलाता है। ठीक है, उस बिंदु का बिंदु पर लोकस ऑफ दैट पॉइंट विच डिस्टेंस फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट इज नोन एज सर्किल। दैट कांस्टेंट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्किल। The constant distance is known as radius of the circle and the constant path is known as circumference of the। वह जो नियत बिंदु है उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं, नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं और नियत पथ को वृत्त की परिधि या परिमाप कहते हैं। समझ गए? देखिए आप, उस बिंदु का बिंदु पथ, यह बिंदु है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव क्या हो, नियत हो, ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज नोन एज सर्किल। यह जो नियत बिंदु है इसको हमने कहा सेंटर या केंद्रक। यह जो निश्चित दूरी थी इसे हमने क्या कहा, रेडियस। यह जो निश्चित पथ था इसे हमने क्या कहा, परिधि, सरकमफेरेंस।
परिधि या सरकमफेरेंस। ओके, अगर हम इस परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दें, ऐसे कहीं भी दो बिंदुओं को मिला दें, किसी भी तरीके से मिला दें, तो ये जो बनती है दैट इज नोन एज कॉर्ड। इसे हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। दैट इज नोन एज कॉर्ड या जीवा कहलाती है। दूसरी बात ध्यान रखिए, द ग्रेटेस्ट कॉर्ड इन द सर्किल which is passed through center of the circle is known as diameter। ठीक है, वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर के जाती है क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। दैट इज नोन एज डायमीटर, व्यास कहलाती है। ओके, अब इस पर पहली थियरम आती है, पहली प्रमेय, उसे भी आप जान लीजिए। पहले यहां परिधि, परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर एंड इट्स एरिया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ये सभी लोग जानते हैं, बचपन से जान रहे हैं, क्लास 1 से चालू हो जाता है ना। मेरे यहाँ इस तरह की कोई भी वो नहीं है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। इसलिए अगर आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तभी ऐसा कुछ होगा। ठीक है, प्लीज लाइक एवरीवन फॉर वीडियो। अगर आप वीडियो पसंद आती है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पसंद आता है तो लाइक करो, पसंद नहीं आता है तो कोई लाइक करने की जरूरत नहीं है। ये आपके दिल का सवाल है कि हम, मेरा पढ़ाया आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बफरिंग यहाँ से पूजा नहीं हो रही है ना। तो आइए चलते हैं। तो देखो बेटा, ये रहा हमारा व्यास, जो हमारा ग्रेटेस्ट कॉर्ड होता है, सबसे बड़ी जीवा होती है। तो पहली थियरम इस पर लिखेगा आप लोग, पहली प्रमेय लिखिएगा, समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदु पर लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदु पर लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदु पर व्यास कहलाता है, इज नोन एज डायमीटर। यह है, ये समांतर जीवाएं, इनके मध्य बिंदुओं का बिंदु पर क्या कहलाएगा? व्यास कहलाता है। ये थियरम फर्स्ट थी। ठीक है, थियरम 2 लिखिएगा। आपको देखिए, जितनी हम प्रमेय बता रहे कहीं मिलेगा नहीं, ढूंढ लेना। इसलिए इसके लिए मैंने समय निकाला कि आपको मैं बता दूं कि आपका काम हो जाए। अगला लिखना, नंबर 2, दूसरा लिखिए, किसी वृत्त में इन एनी सर्किल, किसी वृत्त में जीवा के मध्य बिंदु पर केंद्र से डाला गया लंब, या वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला लंब, मध्य बिंदु मत लिखिएगा, किसी वृत्त में वृत्त के जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को अर्धित करता है, इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। यह है इसकी जीवा, यहां है केंद्र, केंद्र से इस पर ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे ए बी पर, वह इसको बाइसेक्ट करेगा। दिस इज ओपी, इट मीन्स ए पी इज इक्वल टू पी बी एंड इज इक्वल टू ए बी बाई 2। ये 90 डिग्री हुआ, ये इस पर लंब हुआ। इस पर दो थियरम है, इसकी कन्वर्स थियरम भी है कि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्किल टू द which meets half of the chord is always perpendicular at the chord।
ठीक है। अब देखिएगा इस पर पहला सवाल, ठीक, लिखिएगा, लगाइएगा और देखते हैं कौन लगाता है। बहुत बार पूछा हुआ सवाल। लिखिएगा, एक वृत्त की दो जीवाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं, एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं दो समांतर जीवाएं 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर हैं। टू पैरेलल कार्ड्स ऑफ अ सर्किल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, जिनके बीच की लंबवत दूरी 1 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। फाइंड रेडियस ऑफ द सर्किल। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। फाइंड रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, कोई बताएगा? देखो हम बता रहे हैं, फिगर बना रहे हैं। ये वृत्त है, इसकी ये दो समांतर जीवाएं, ये आपका केंद्र है। ये 6 सेंटीमीटर है और दूसरा 8 सेंटीमीटर। यहां से इसके मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो परपेंडिकुलर होगा। ये 6 का आधा 3 हो गया और ये कितना हो गया? 4 हो गया। इनके बीच की ये दूरी है 1। इस दूरी को आप क्या मान लीजिए? शेष को x। यहां से निकालिए, ये रेडियस r होगा। यहां से इसको मिलाइए केंद्र को, ये भी रेडियस r होगा। ठीक, अब इसको निकालेंगे रेडियस। देखो आप इस रेडियस से निकालेंगे तो लिखेंगे r स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इस वाले रेडियस से निकालेंगे r स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर इन दोनों को बराबर करेंगे, क्या होगा? 4 का वर्ग 16 प्लस x स्क्वायर बराबर 9 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 2x बराबर 9 1 10, 16 में से 10 घट गया 6, x बराबर क्या आ गया? 3। यहाँ x की जगह 3 रखिए, तब हम लिखेंगे r स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 16 9 25, त्रिज्या कितनी आ गई? √25 बराबर क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर। इतना लगाने के बाद तब आपको उत्तर आता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए कई लोगों ने गलत किया है ना। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, कुछ मत करो, सुनो। एक त्रिज्या थी 6 सेंटीमीटर, जीवा थी 6 सेंटीमीटर, आधा करो 3। दूसरी क्या थी? 8, आधा करो 4। जब 3 और 4 है तो त्रिक में तीसरा क्या आता है? 5। बताइए, हमने एक ट्राइनोमियल बताया था 3 4 5 वाला। ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, त्रिज्या कितनी आ गई? 5। डायरेक्ट केवल आधा करके। दूसरा सवाल इस पर होता है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरा सवाल ऐसे आता है, एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। कितना है? 10 और 24 सेंटीमीटर है, जिनके बीच की लंबवत दूरी 17 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यहां लिखा जाता है एक चीज, यदि दोनों जीवाएं केंद्र से विपरीत ओर हैं, बोथ पार्ट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सेंटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है,
In a circle, two chords of length 10 centimeter and 24 centimeter respectively. They are different side of their center. If the different perpendicular distance between them are 17 centimeter, then find its radius. कुछ मत करो बच्चों। इस 10 का आधा क्या लिखा? 5। इस 24 का आधा क्या लिखा? 12। 5 12 होता है तो तीसरा ट्रिक क्या आता है? 13। यह हो गई इसकी क्या? रेडियस। इसकी हो गई त्रिज्या। आप चाहें तो मैं आपको चित्र बना के समझा दे रहा हूं, समझो जरा। यह देखो एक सर्किल था, है ना? ये थी इसकी 10, तो 10 का आधा हो गया 5। ये इसकी केंद्र के निकट है। ये क्या है? 12। 24, तो ये क्या हो गया? 12। इसकी त्रिज्या ये कितनी हो गई? 13। मैंने बताया जो, तो 12 है, 13 है, तो ये कितना हुआ? 5। यहाँ देखो ये 13 हुआ, ये 5 हुआ, तो ये क्या हो गया? 12। 12 और 5 इसके बीच की लंबवत दूरी 17 हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। क्या सर फोड़ना है इतना लगा लगा करके? यहाँ आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों को बराबर करो, लगाओ, एक्स का मान निकालो, फिर रखो। इतना विद्वान नहीं बनना है, ठीक है? यहाँ विद्वान वो है जो अत्यंत कम समय में लगा करके सवाल को समझ गए। समझ गए ना? बोलिएगा। अगर समझ गए हैं तो आप लोग यस लिखिए। ट्रिक्स कैसे बनाते हैं इसके लिए आपको वैदिक मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। हो गया? और ये बता दिए, ये 2 ही सवाल है, इस पर कोई तीसरा है भी नहीं, तो चिंता न करो, डायरेक्ट दिमाग में रखो। ये 6 8 होगा, 6 का आधा 3, 8 का आधा 4, क्या आया? रेडियस 5। ये क्या था? 10 और 24 था, आधा 5, आधा 12, 5 12 पर क्या मिला? 13। काम हो गया। ज़्यादा दिमाग में कुछ भरना नहीं है, जहाँ से हम गलत हो, जहाँ से हमें समस्या पैदा हो, ठीक उतने करना है जिससे हमारा भला हो जाना है। बहुत बड़ा विद्वान बन करके दिखाने से कुछ नहीं होता है, ठीक? यहाँ पीसीएस बनना है, प्रोफेसर नहीं बनना है, तो उतने ही पढ़ो जितने की जरूरत है, ठीक? कल आप केवल कल का क्लास ले लो, 3 घंटे की केवल कल का क्लास ले लो, सीसेट क्रैक 33% निकल जाएगा। केवल कल का क्लास ले लो। अब देखो क्या है, जहां पर आप पूरा डिसीजन मेकिंग पढ़ लोगे, पूरा कम्युनिकेशन स्किल पढ़ लोगे। क्या है? 12 सवाल उधर, 8 सवाल यार, 12 8 20 सब मिला के लगभग 25 सवाल इंटरपर्सनल स्किल सहित, है ना? तो इंटरपर्सनल स्किल भी उसमें हम आपको कल पढ़ाएंगे। इंटरपर्सनल स्किल, डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन स्किल पढ़ लो। जिसके अंदर ये 3 गुण हो गया वही तो जिलाधिकारी है ना? आपका आंतरिक जो इंटरपर्सनल स्किल है वो डेवलप्ड हो जाए, ठीक? नंबर 2, आपकी भाषा शैली जबरदस्त हो जाए, कम्युनिकेशन स्किल आपकी जबरदस्त हो जाए, ठीक? उसी की भाषा शैली जबरदस्त होती है, ध्यान रखें, जिसके पास जितना अधिक भाषा का ज्ञान हो और जितना ज्यादा वो पढ़ा हो, नहीं तो जुबान बंद हो जाती, अब बोल नहीं पाएंगे। और जितना अच्छा डिसीजन मेकर हो उतना अच्छा प्रशासक, ठीक है? अपने घर के अंदर तो डिसीजन ले नहीं पाते हैं कि क्या करना है। जो ही हम कहेंगे ये करेंगे, पापा चुप, नालायक कहीं के, मेरा डिसीजन सुन लो। क्यों? उनको लगता है कि आई एम मोर एक्सपीरियंस देन माय सन, ठीक है? बट देयर इज ए जनरेशन गैप, द अर्थ और द वर्ल्ड इज चेंजिंग डे बाय डे, सो मेनी, अगर देखा जाए तो टेक्निकल चीजें आ रही हैं, तो उस तरह से भी चेंज होना चाहिए। लेकिन आपको सबके साथ सामंजस्य बना करके क्या करना होता है? डिसीजन लेना होता है। ये आपकी इंटरपर्सनल स्किल, अंडरस्टूड? नहीं तो आप देखिए पिछले 20 वर्षों में देश बदला है, विश्व बदला है, और पिछले 2 वर्षों में हम सभी बदले हैं। हमारे चेहरे नकाब वाले है कि नहीं? आज आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये भी कभी सोचा था सिविल सर्विसेज की क्लास हम लोग ऑनलाइन बैठ करके पढ़ेंगे और हम पढ़ाएंगे? बिफोर 2 इयर्स इतना वो नहीं था। कुछ प्लेटफॉर्म थे जो चल रहे थे, वो पढ़ा रहे थे, ठीक है, ऑनलाइन, लेकिन हर किसी को
पढ़ना पड़ जाएगा ऑनलाइन, ये कभी सोचा था? नहीं। तो डे बाय डे ये जो चेंजेज आ रहे हैं, इन चेंजेज को एक्सेप्ट करते हुए ही हमें आगे बढ़ना है, और जिन्होंने इसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े वही कुछ कर, नहीं तो 7 महीने घर के अंदर बैठ के कोरोना कोरोना करते रहे। ये वो समय था जिसके अंदर आपको खुद मजबूती के साथ उभरने का समय था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं इस पर। अगली थ्योरम, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, खूब अच्छे से ध्यान रखिए। अगर यह एक सर्किल है, यह एक वृत्त है, किसी वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दूना होता है। The angle subtended by an arc to the center is double the angle formed by same arc to the remaining portion. यहाँ देखिए, ये आर्क हमारी ये थी ए एक्स बी, यहाँ की बात यहाँ से यहाँ तक ये रिमेनिंग आर्क बचा। इसके किसी भी भाग पर यहीं से शुरू करें और यहीं पर मिला दें, यहीं से शुरू करें यहीं पर मिला दें, यहाँ से शुरू करें यहाँ मिला दें, ये सभी क्या होंगे? आधे होंगे, सेंटर वाले एंगल के आधे होंगे। मींस अगर यह सेंट्रल का एंगल ये जो है 2 थीटा है, तो ये एंगल्स कितने होंगे? दे विल बी थीटा, ये थीटा। समझ गए? किसी वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दूना होगा। दूसरा है ये कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। देखिए आप, ये सभी क्या होंगे? थीटा होंगे। अभी अभी हमने ये बनाया ना, देखिए ये एक ही वृत्तखंड है, यहाँ से यहाँ तक, इसके कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगली इस पर थ्योरम आती है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। द एंगल इन हाफ ऑफ द सर्किल इज ऑलवेज 90 डिग्री। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण, ये देखिए आप, ये अर्धवृत्त में स्थित कोण जो है that will be 90 डिग्री। दिस इज ABC, ये यहाँ O है। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। अगला आता है कि किसी दीर्घवृत्तखंड में स्थित कोण, ये दीर्घवृत्तखंड, देखिए इधर दीर्घवृत्तखंड हो गया, इधर लघुवृत्तखंड हो गया। दीर्घवृत्तखंड में स्थित कोण न्यून कोण होता है। द एंगल इन मेजर सेगमेंट इज लेस देन 90, थीटा लेस देन 90। और ये जो लघुवृत्तखंड है, इसमें स्थित कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, और इन्हीं दो थ्योरम से बनता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट आता है। और चक्रीय चतुर्भुज क्या है? अभी मेरा समय तो है या खत्म हो गया? Yes, it is 5 minutes remaining. Don't worry. अभी 5 मिनट हैं हमारे। और इसी से ये कॉन्सेप्ट आया क्या? चक्रीय चतुर्भुज। देखो आप, यहाँ क्या था? यह था आपका मेजर सेगमेंट, ये क्या था? माइनर सेगमेंट था। ये क्या था? थीटा ग्रेटर देन 90, ये क्या था? थीटा लेस देन 90। दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट। अब बात आती है चक्रीय चतुर्भुज क्या है? व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? मैं जब गया था टीजीटी इंटरव्यू था पंचकुला में, एसएससी पंचकुला में, और मैथमेटिक्स का मैं इंटरव्यू देने गया, तो मुझसे पहला सवाल एक पूछा गया था। एक मैम थी बोर्ड में, और 2004 में, तो उन्होंने पूछा पहला कि डू यू नो व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? हमने कहा यस मैम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर दैट क्वाड्रिलेटरल व्हिच ऑल द वर्टिसेस आर एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल आर नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो उन्होंने कहा कि मिश्रा जी हैव टू टीच हियर इन हिंदी मीडियम, नॉट इन इंग्लिश मीडियम। हमने कहा मैम एक बार चक्रीय चतुर्भुज पूछ करके तो देखिए, है ना?
तो चक्रीय चतुर्भुज क्या हुआ? वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो उसे हम क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और इसकी थ्योरम क्या हमने बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। कैसे? वह ये देखिए, यह है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यह है चक्रीय चतुर्भुज। दिस इज ए बी सी और यह है चक्रीय चतुर्भुज। अब देखिए आप, यह एंगल ए है, यह एंगल सी है, ये तो आमने सामने के हैं। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 अंश। इधर एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 1, है ना? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं। मैंने आपको सप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था और बताया था कि इन दोनों कोणों का योग क्या हो जाता है? 180 अंश हो जाता है। वो एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट। जब दो कोणों का योग 98 डिग्री हो जाता है तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट एंगल या कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। अंडरस्टूड? तो ये हमारा संपूरक रहा, वो चक्रीय चतुर्भुज रहा। इसके बाद जो थ्योरम्स आती हैं, दैट थ्योरम्स आर बेस्ड ऑन टेंजेंट्स। ठीक है, टेंजेंट्स पर केवल एक थ्योरम आप तैयार रखिए, बस आपका काम हो जाएगा। कोई आपको ज्यादा की जरूरत नहीं, वो अभी ध्यान दे लीजिए। जिससे कि स्पर्श रेखा, जिसे आप कहते हैं स्पर्श रेखा। देखिए, किसी वृत्त पर, एक बार ही सवाल पूछा गया, किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन at any circle from any external points. Maximum 2 tangents can be drawn. अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं and both are equal, और दोनों आपस में समान होती हैं। This is consider O, this is P, this is T, this is T dash, this is its radius R, है ना? और अभी अभी बताया हमने कि ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसके सामने की ये भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। इसलिए इसमें हम कह दें PT या PT डैश दैट्स इक्वल टू अंडर रूट OP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। इससे आप निकाल सकते हैं इसमें क्या? स्पर्श रेखा की माप। किसी भी वृत्त में किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की माप इज इक्वल टू केंद्र से उसकी दूरी का स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। और इसको निकाल करके पूरे का क्या निकालना था? स्क्वायर रूट निकालना था। ये रहा आपका। ठीक है, हमें पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और हम कल फिर से बता रहे हैं कि कल हमारे 3 लेसन एक साथ फिनिश होंगे, 3 घंटे में फिनिश होंगे। डिसीजन मेकिंग कल खत्म होगा, जो शुरुआत हो चुकी है। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल खत्म होगा। तीसरा इंटरपर्सनल स्किल खत्म होगा। और तीनों के लगातार क्लास के लिए आप चाय लेकर बैठिएगा, पानी लेकर बैठिएगा। हम भी बीच बीच में आपके साथ चाय पिएंगे। ओके, कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी ऊर्जा के साथ। अपने अंदर एनर्जी मेंटेन रखिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो जुनून और वो एनर्जी मेंटेन होनी चाहिए। और इसके साथ कल मिलते हैं बच्चों फिर से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।